एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों रुद्रा केमिस्ट्री क्लासेस में। विलियन के इस 5वें वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ठोस और गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि कौन कौन से कारक ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं और गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके दोनों टॉपिकों को हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक है ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। पहला कारक इसमें आता है विलेय एवं विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां पर एक सिंपल सा नियम काम करता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, सिंपल सा कंसेप्ट। तो विलेय दो प्रकार के होंगे, अध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलेय। उसी प्रकार से विलायक भी दो प्रकार के हो जाते हैं, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। तो हम बात कर लेते हैं पहले विलेय यदि ध्रुवीय हो, आयनिक प्रकृति का हो, तो उनकी विलेयता ध्रुवीय विलायक जल में अधिक होगी। लाइक डिजॉल्व लाइक, विलेय कैसा है? ध्रुवीय प्रकृति का, और विलायक भी कैसा है? H2O, ध्रुवीय प्रकृति का। तो ध्रुवीय विलेय, आयनिक विलेय की विलेयता ध्रुवीय विलायकों में जल में अधिक होती है, जबकि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, एथेनॉल एटसेट्रा में इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये कार्बनिक विलायक हैं, अध्रुवीय विलायक हैं, तो ध्रुवीय विलेय की इसमें विलेयता कम होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनता है, यदि विलेय अध्रुवीय हो, जैसे नेफ्थलीन पढ़ा हमने, एंथ्रासीन पढ़ा, अध्रुवीय विलेय हैं, इनकी ध्रुवीय विलायक जल में विलेयता, इनकी ध्रुवीय विलायक जल में विलेयता कम होगी, जबकि बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, एथेनॉल एटसेट्रा में इनकी विलेयता अधिक होती है। ये कैसे विलायक है? कार्बनिक विलायक भी इनको कह सकते हैं आप, अध्रुवीय विलायक भी इनको कह सकते हैं। तो ये जो है नेफ्थलीन, एंथ्रासीन है, अध्रुवीय विलायक हैं, तो ये कहाँ ज्यादा विलेय रहेंगे? अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय रहेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट, लाइक डिजॉल्व लाइक। दूसरा कारक हम लोग पढ़ते हैं ताप। ताप का प्रभाव पढ़ते हैं हम। टेम्परेचर। तो जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है, विलयन बनाया जाता है, तो वहां पर दो प्रकार की पॉसिबिलिटी होती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, कहने का मतलब अभिक्रिया कैसी हो? ऊष्मा शोषी। विलेय को विलायक में घोलने पर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो। और दूसरी कंडीशन हो सकती है डेल्टा एच इज नेगेटिव, इसका मतलब विलेय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? ऊष्मा क्षेपी। तो यहाँ पर क्या होता है? ला-सातैलीय नियम काम करता है। कौन सा नियम लागू होता है? ला-सातैलीय नियम यहाँ पर लागू होता है। ठोस को विलायक में हमने घोला, सामने स्थापित हुआ, विलयन बना। यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या फिर अभिक्रिया
ऊष्मा शोषी है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, ऊष्मा शोषी है। तो लासातेलिये नियम ये कहता है कि साम्यावस्था की स्थिति में जब हम ताप, दाब, सांद्रता किसी कारक में परिवर्तन करते हैं तो साम्य या तो अग्र दिशा में विस्थापित होकर या पश्च दिशा में विस्थापित होकर उस परिवर्तन के प्रभाव को समाप्त करने की कोशिश करता है। ठोस पदार्थ को विलायक में घोलने पर यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, एंथैल्पी में वृद्धि होती है, ऊष्मा अवशोषित करी जाती है, तो इस कंडीशन में ताप में वृद्धि करने पर सॉल्युबिलिटी में भी वृद्धि होती है यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो। किसके अनुसार? लासातेलिये नियम के अनुसार। क्यों? क्योंकि लासातेलिये नियम ये कहता है कि साम्यावस्था की स्थिति में यदि ताप, दाब, सांद्रता आदि कारक में कोई परिवर्तन करते हैं तो साम्य या तो अग्र दिशा में विस्थापित होगा या पश्च दिशा में विस्थापित होगा, या तो अग्र दिशा में विस्थापित होगा या पश्च दिशा में विस्थापित होगा, जिससे उस परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, तो इस स्थिति में ताप बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है ताकि उसमें और ठोस विलय आसानी से घुल सके, इसलिए विलयता में वृद्धि हो जाती है। और कंडीशन सेकंड क्या हो जाएगी? कंडीशन सेकंड हो जाएगी यदि विलय को विलायक में घोलने पर डेल्टा एच नेगेटिव हो, मीन्स अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी हो, तो इस स्थिति में ताप बढ़ाने पर, इस स्थिति में टेम्परेचर में वृद्धि करने पर सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी में कमी होती है। ये हो गया आपका ताप का प्रभाव। सिंपल सा कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ताप बढ़ाने पर यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठोस को विलायक में घोलने पर यदि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी, इतना ही याद रखना है आपको। और यदि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, इट मीन्स एंथैल्पी में कमी हो रही है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर विलयता में कमी होती है। अब तीसरा कारक आ जाता है दाब। तीसरा कारक है आपका दाब, प्रेशर। ठोस को विलायक में घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठोस असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठोसों पर यदि दाब लगाया जाए, ये सॉलिड है, मैं इस पर दाब लगा रहा हूं तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो ठोसों की द्रव में विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोसों की द्रव में विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो गए 3 फैक्टर इसके ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों के। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें टॉपिक, गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, यहां से लगभग हर साल प्रश्न बनता है इस टॉपिक में से, गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो मान के चलिए ये कोई द्रव है, कोई सॉल्वेंट है, अब इसमें हम कोई गैस बोल रहे हैं, गैस यहां पर बोल रहे हैं, तो गैसों की द्रव में विलयता को प्रदर्शित किया जाता है अवशोषण गुणांक के द्वारा। गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और अवशोषण गुणांक है कि स्थिर ताप पर, निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। कांस्टेंट निश्चित ताप पर इकाई मात्रा के विलायक में घुली हुई गैस का आयतन क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक से व्यक्त करते हैं, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब कारक देख लेते हैं, कौन कौन से कारक गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक मैंने लिखा, पहला कारक लिखा गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस,
इस प्रकार से ठोसों की विलेयता पढ़ी थी हमने, प्रकृति वाला पॉइंट, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। गैस दो प्रकार की होती हैं, कोई भी गैस हो दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी? एक तो होगी गैस अध्रुवीय और एक गैस होती है ध्रुवीय। तो यहाँ पर क्या है, गैस की द्रव्य विलेयता पर प्रभावित करने वाले कारकों में गैस की प्रकृति कैसे डिपेंड करेगी। यहाँ पर यदि गैस द्रव में घुलने पर या तो आयनित तो हो जाती है या द्रव के साथ रासायनिक क्रिया कर लेती है, तो उस गैस की द्रव में विलेयता अधिक होती है। ये कौन सी गैसें होती हैं? ध्रुवीय गैसें होती हैं मोस्टली। इस प्रकार की गैसें हैं जो या तो द्रव में आयनित हो जाती हैं या फिर उस विलायक के साथ में रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं। ये मोस्टली ध्रुवीय गैसें होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया HCl NH3CO2। HCl को यदि जल में घोला जाए तो ये H+ आयन देती है और Cl- आयन देती है, ये जल में आयनित हो जाती है। अमोनिया को यदि जल में घोला जाए, जल बोले तो H2O में घोला जाए, तो ये बना लेती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाए तो ये बना लेती है कार्बोनिक अम्ल। इसलिए HCl HCl NH3 और CO2 ये जल में आसानी से विलय हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जल के साथ या तो रासायनिक क्रिया कर लेती हैं या फिर जल में आयनित हो जाती हैं। इन गैसों को कहा जाता है कॉमनली अस्थायी गैसें। इनको कौन सी गैसें कहा जाता है? अस्थायी गैसें कहा जाता है। इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा? तो एक तो हो गई आपकी अस्थायी गैसें जो जल में या तो आयनित होंगी या जल के साथ क्रिया कर लेती हैं, उनकी जल में विलेयता, विलायक के रूप में हम जल ले रहे हैं, जल में विलेयता अधिक होती है। और दूसरी गैसें होती हैं स्थायी गैसें। स्थायी गैसें जैसे मैंने लिखा H2O2 N2 एक्सेट्रा, इनको यदि जल में घोला जाए ये ना तो जल में आयनित होती हैं और ना ही जल के साथ क्रिया करती हैं। इसलिए ये जो अस्थायी गैसें हैं इनकी जल में विलेयता कम होती है। ज़्यादा इसमें टॉपिक में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं। जो गैसें जल से क्रिया कर लेती हैं, जैसे अमोनिया कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है, या जल में आयनित हो जाती हैं, उनकी जल में विलेयता अधिक होती है। और जो ना तो जल के साथ क्रिया करती हैं और ना ही जल में आयनित होती हैं, उनकी जल में विलेयता कम होती है। ये हो गया। अब हम दूसरे कारक पर आ जाते हैं, गैसों की द्रव्य विलेयता प्रभावित करने वाले कारकों में। और दूसरा कारक लिया हमने टेम्परेचर, ताप। सामान्यतः गैसों को जल में घोलने पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम मतलब डेल्टा H नेगेटिव होती है।
डेल्टा एच क्या होता है, मोस्टली बता रहा हूँ, नेगेटिव होता है। गैसों को जल में घोलने पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो लासातेलिय नियम कहता है कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता कम हो जाएगी। तो गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा तो जल में वायु की विलेयता कम हो जाती है। जलीय जीवों को सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए गर्मी के टाइम पर मछली पालन नहीं किया जाता। तो मोस्टली गैसेस क्या होती हैं, गैसों की जल में विलेयता तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप ज्यादा होगा विलेयता कम होगी, ताप कम होगा विलेयता अधिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसमें एक अपवाद आता है, बट H2 और हीलियम, इन गैसों को जब जल में घोला जाता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, मीन्स अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता में क्या होती है, वृद्धि। दो ही गैसों का अपवाद है, हाइड्रोजन का और हीलियम का। इनका ताप बढ़ाने पर इनकी जल में विलेयता बढ़ती है। और इस विलेयता को हम एक कंसेप्ट और समझ सकते हैं, विलेयता कम क्यों होती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता कम क्यों होती है। एक कंसेप्ट और समझिए, जब ताप बढ़ाया जाता है तो विलयन में घुली हुई गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल दुर्बल हो जाते हैं, और आकर्षण बल दुर्बल हो जाते हैं तो गैस पार्टिकल्स विलायक से बाहर निकल जाते हैं और विलेयता कम हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव कारक जो है गैसों की विलेयता से संबंधित, वो है दाब। तीसरा कारक, सबसे इंपॉर्टेंट कारक है प्रेशर। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो इसके लिए हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता और दाब के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसको हेनरी के नियम से जाना जाता है। हेनरी के नियमानुसार दाब बढ़ाने पर गैस के द्वारा विलयन की सतह पर जितना दाब लगेगा, ये विलयन है, और यहाँ पर कोई गैस है, जितना दाब लगाएगी गैस विलयन की सतह पर, यहाँ पर गैस की विलेयता उतनी ही अधिक होती है। सिंपल सा कंसेप्ट, विलयन की सतह पर गैस के द्वारा लगाया गया दाब विलयन में घुली हुई जो गैस है उसकी विलेयता के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर ये जो गैस के पार्टिकल हैं, इनको हम व्यक्त कर रहे हैं मोल अंश के रूप में। यदि हम गैस की घुले हुई मात्रा को, विलयन में घुली हुई मात्रा को मोल अंश के रूप में व्यक्त करते हैं तो हेनरी नियम का स्टेटमेंट क्या होगा, उसको देखते हैं। साम्यावस्था की स्थिति में द्रव की सतह पर गैस के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब विलयन में घुली हुई गैस की मोल अंश के समानुपाती होता है। गैस की मोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसको देखिए, मान के चलिए गैस के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब P है, तो P किसके समानुपाती होगा, विलयन में घुली हुई गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा, मोल अंश ये रहा काई। और यदि हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है KH, जहां पर P है द्रव की सतह पर
गैस के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब काई है विलयन में उपस्थित गैस के मोलंस और KH एक नियतांक है, इसको कहते हैं हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक ये हो जाता है हेनरी के नियम का गणितीय रूप, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। यहां से एक चीज और स्पष्ट हो रही है। क्या हो रहा है? सपोज करिए कोई भी प्रेशर लग रहा है XYZ, यदि KH का मान कम है तो काई की वैल्यू अधिक होगी। इसका मतलब विलयन में घुली हुई गैस के मोलंस ज्यादा होंगे। और यदि किसी गैस के लिए KH का मान अधिक है तो काई का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। समझिए दोबारा से, P बराबर हो जाता है KH इंटू काई। यदि किसी गैस के लिए KH का मान ज्यादा है तो काई का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोलंस कम हो जाएंगे, इसका मतलब विलेयता क्या कम हो जाएगी। और यदि KH का मान, हेनरी नियतांक का मान कम है तो उसकी विलेयता अधिक हो जाएगी। और KH का मान डिपेंड करता है गैस की प्रकृति पर। अलग अलग गैसों के लिए हेनरी नियतांक का मान अलग अलग होता है। दूसरा, KH का मान ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अभी हमने पढ़ा है ताप का प्रभाव इससे पहले कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैसों के लिए KH का मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर गैसों के लिए KH का मान कम हो जाता है, जिसको हम इस टेबल के द्वारा देखेंगे। टेबल देखिए, इस टेबल में देखिए, यहाँ पर टेबल लगा रहा हूं। इसमें ऑक्सीजन के लिए देखते हैं 293 केल्विन टेम्परेचर पर KH का मान है 34.86। ऑक्सीजन के लिए 298 केल्विन टेम्परेचर पर KH की वैल्यू है 34.86। और यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 303 केल्विन, टेम्परेचर कर दिया 303 केल्विन, तो KH का मान बढ़ जाता है 46.82। KH का मान बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने पर। इसलिए तापमान बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? ताप बढ़ाने पर KH के मान में वृद्धि होती है, और KH का मान बढ़ता है तो विलेयता कम होती है। अब यहाँ पर बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की क्या क्या लिमिट्स हैं? लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। क्या क्या कमी है? पहली कमी है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गैस के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है द्रव की सतह पर, वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप बहुत अधिक दाब लगाएंगे तो विलेयता बहुत ज्यादा हो जाएगी, सारी की सारी गैस इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है। पहला पॉइंट, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्यों? ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है और ताप कम करने पर विलेयता बढ़ती है। तो यदि आप बहुत कम टेम्परेचर कर देते हैं तो वो तो ऑटोमेटिक घुल जाएगी। दाब का तो कोई इसमें कंसेप्ट ही नहीं आ रहा। फिर टेम्परेचर कम करने पर गैसों की द्रव्य विलेयता कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी। अब जो टेम्परेचर कम करने पर ही विलेयता बढ़ रही है तो दाब का क्या प्रभाव रहा? कोई औचित्य नहीं रह जाता इसका। इसलिए ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा नियम है गैस की और द्रव के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसमें विलेयता नहीं होनी चाहिए। यदि गैस द्रव में कोई रासायनिक क्रिया कर लेती है, आयनित हो जाती है, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बात करता हूँ HCl की। HCl को मैंने जल में घोला तो ये तो ऑटोमेटिकली बिना दाब के ही H प्लस और Cl माइनस दे देती है। तो दाब का कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? दाब का प्रभाव, हेनरी का नियम। इसलिए नियम ये कह रहा है कि जो गैस आप ले रहे हैं यहाँ पर डिजोल्व करने के लिए, उसकी बहुत अधिक विलेयता नहीं होनी चाहिए। ये हो जाता है आपका हेनरी नियम। और बोर्ड में पूछ लिया जाता है हेनरी नियम के अनुप्रयोग। कई बार पूछे गए हेनरी नियम के अनुप्रयोग। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हेनरी नियम के, उनको देखते हैं।
एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। पहला लॉ पहला अनुप्रयोग है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, शीतल पेय पदार्थ होते हैं, सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनमें हाई प्रेशर पर CO2 डिजोल्व की जाती है। CO2 कैसे डिजोल्व की जाती है? हाई प्रेशर पर। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से हिसिंग साउंड निकलती है। एक साथ ढक्कन खोलिए आप, उसमें से एयर बाहर निकलती है। पहले तो बाहर नहीं निकल रही थी, क्यों? पहले तो हाई प्रेशर पर उसमें CO2 डिजोल्व थी, और जैसे ही ढक्कन खोलते हैं दाब रिलीज हो गया, दाब में कमी हो गई, और जैसे ही दाब में कमी होती है तो उसमें से CO2 बाहर निकल जाती है। पहला नियम कहाँ पर यूज होता है? हेनरी के नियम का कोल्ड ड्रिंक्स में, शीतल पेय पदार्थों में CO2 की डिजोल्वेबिलिटी बढ़ाने के लिए। दूसरा एप्लीकेशन आता है हेनरी नियम का, जो अधिक ऊंचाई पर लोग रहते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब कम होता जाएगा। यहाँ पर हम पृथ्वी के सरफेस पर एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा, वायु का दाब अधिक रहता है, सिंपल है, वायु दाब अधिक रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु का घनत्व कम होता जाता है और वायु का दाब भी कम होता जाएगा, और वायु दाब कम होएगा तो दाब कम होने के कारण हमारे रुधिर में, हमारे ऊतकों में, धमनियों में जो हम सांस ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसकी विलेयता कम हो जाएगी। पर्वतारोही जो होते हैं, दाब कम होने के कारण उनके रक्त में, रुधिर में, ऊतकों में, मस्तिष्क में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। विलेयता कम होने के कारण दाब कम हो गया, विलेयता कम हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वो कमजोर हो जाते हैं और पूर्णतया सोच नहीं पाते। एक विशेष चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, इसको कहते हैं एनोक्सिया। पूछा गया है एनोक्सिया क्या है? ऊंचाई पर चढ़ने पर वायुदाब कम होने के कारण रुधिर में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है, जिससे पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं और उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इस अवस्था को बोलते हैं एनोक्सिया। तीसरा अनुप्रयोग है हेनरी नियम का, जो गोताखोर होते हैं, गहरे पानी में डुबकी लगाते हैं, तो उनका जो गैस सिलेंडर होता है, नॉर्मल गैस भर के ले जाते हैं, गहरे पानी में जाएंगे, दाब बढ़ता है जल का, तो हमारे शरीर में, गोताखोरों के शरीर में वायु की विलेयता बढ़ जाती है, और वायु की विलेयता बढ़ जाएगी, और जैसे ही जब वो सरफेस पर आते हैं, पानी से बाहर आते हैं, तो दाब कम होने के कारण वायु की विलेयता कम हो जाती है। ऑक्सीजन तो हमारे ऊतकों के द्वारा यूज कर ली जाती है, बची नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस की विलेयता कम हो जाएगी। जैसे ही गोताखोर गहराई से समुद्र के या जल की सतह पर आता है, दाब कम होने के कारण N2 गैस की विलेयता कम हो जाएगी, और N2 गैस के बुलबुले बन जाते हैं रुधिर धमनियों में, कोशिकाओं में, रुधिर के फ्लो को रोक देते हैं बुलबुले, रुधिर प्रवाह रुक जाता है, जिससे व्यक्ति में एक विशेष चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, बहुत ही पीड़ादायक अवस्था होती है, इसको बोलते हैं बैंड्स। ये भी पूछा गया है, बैंड्स क्या है? क्या होती है बैंड्स? गोताखोर जब गहरे पानी से समुद्र की पानी की सतह पर आते हैं, तो दाब में कमी होने के कारण रुधिर में घुली हुई नाइट्रोजन की विलेयता कम हो जाती है, जिसके बुलबुले बन जाते हैं जो रुधिर प्रवाह को रोक देते हैं। बहुत ही पीड़ादायी स्थिति उत्पन्न होती है गोताखोरों के लिए, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। इस विशेष चिकित्सकीय अवस्था को बैंड्स कहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए रुधिर में N2 गैस की बढ़ी हुई सांद्रता के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए जो गोताखोरों का सिलेंडर होता है, उसमें हीलियम गैस मिला दी जाती है। हीलियम गैस की विलेयता कम होती है, बहुत कम विलेयता होती है, तो हीलियम गैस मिलाने से वायु की रुधिर में विलेयता कम हो जाती है, उतनी वायु रुधिर में विलय नहीं हो पाती है, जिसके कारण गोताखोर बैंड्स की समस्या से बच पाते हैं। इसके लिए उसका कंपोजिशन क्या होता है? इसमें 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन भरा जाता है। गोताखोरों का जो सिलेंडर होता है, उसमें ये जो वायु है, इसमें 11.7% हीलियम मिला दी जाती है, ताकि बैंड्स की समस्या से छुटकारा मिल जाए।
ये हो गए आपके हेनरी नियम के अनुप्रयोग। या तो हेनरी नियम पूछा जाता है बोर्ड में, या फिर हेनरी नियम के अनुप्रयोग में से एक प्रश्न पूछा जाता है, या फिर गैसों की द्रव में विलेयता से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। ढंग से कर लें टॉपिक्स को, 2025 में यहाँ से 100% आने वाला है एक ना एक प्रश्न। धन्यवाद। तो आज के लिए आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भैया व्यूज़ भी बढ़ाएं, सपोर्ट करें चैनल को सब तरह से। धन्यवाद।